सबसे पहले तो आज के इस पावन अवसर पर मैं मेवाती मिश्रा जी का और आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ। और असली मालिक जो है हक मानवों का इनका है, क्योंकि ये बहुत मेहनत किया, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। और जैसा कि साथियों आप सबको मालूम है कि बाबा साहब की जयंती के बारे में, तो बाबा साहब के बारे में, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। लेकिन मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए ब्रीफ में थोड़ा आपसे कुछ विचार शेयर करूँगा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बहुत गरीबी में, बहुत ही एडवर्स सिचुएशन के अंदर उन्होंने वो चीज़ हासिल की, वो मुकाम हासिल किया। और उसकी वजह से अमेरिका का प्रेसिडेंट कहते हैं कि यदि बाबा साहब हमारे यहाँ पैदा हुए होते तो हम उनको सूर्य की तरह मानते। अभी साथियों यहाँ से एक डेलीगेशन गया था, तो 27 जून 1916 को बाबा साहब ने एमए इकोनॉमिक्स लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एडमिशन लिया था। तो उसकी वर्ल्ड सेंचुरी मनाई गई थी वहाँ पे, उसमें मैं भी गया था। क्योंकि उस विद्वान के बारे में जितना सीखा जाए, उनसे जितनी शिक्षा ली जाए, वो हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होती है। बाबा साहब का जो विचार, जो बाबा साहब ने कहा, जो हमें उपदेश दिया कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, ये 3 चीजें हमको ऐसी बताई गई है, यदि हम अपने जीवन में इसको पूरी तरह से उतारें तो निश्चित रूप से मेरा साथियों ये मानना है कि भारत, हमारा देश कम टाइम में ही, कम समय में ही सर्वशक्तिमान बन सकता है। और साथियों, जैसा कि आपको मालूम ही है कि भारतवर्ष विश्व गुरु रहा है, भारतवर्ष विश्व गुरु रहा है। नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर 15-15 हजार स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते थे और वहाँ पे हजारों टीचर होते थे पढ़ाने के लिए। उस समय वो जो समय था, वो समय भारत विश्व गुरु कहलाता था। क्योंकि जिस तरह से आज हम यहाँ से अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अमेरिका भेजते हैं, ऑस्ट्रेलिया भेजते हैं, कनाडा भेजते हैं, उस दौर में दूसरे देश अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भारत में भेजते थे। इसीलिए भारत को विश्व गुरु की उपाधि दी है। साथियों, बाबा साहब ने कहा कि हमको आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। और बाबा साहब ने जो संविधान में लिखा, जो प्रियम्बल लिखा, और हमारा जो संविधान है, यदि उसकी प्रियम्बल को पढ़ा जाए ठीक से, ध्यान से, उसको लागू किया जाए, तो मेरा मानना है कि सिर्फ हमारे देश में नहीं, पूरे विश्व के अंदर शांति ही शांति होगी। जैसे कि उन्होंने कहा कि हमें रहना चाहिए समता, मैत्री, भाईचारा, न्याय से। साथियों, झगड़ा कब होता है? झगड़ा जब होता है जिसकी अधिकार क्षेत्र की कोई वस्तु, कोई प्रॉपर्टी, कोई भी उसका अधिकार जब हम छीनते हैं, तो कोई भी निर्बल से निर्बल आदमी, कमजोर से कमजोर आदमी कुछ सीमा तक बर्दाश्त करता है। लेकिन जब वो बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो वो भी विरोध करता है, और उस विरोध से क्या होता है? झगड़ा होता है, अशांति फैलती है। तो साथियों, बाबा साहब ने 21 साल तक सभी धर्मों का अध्ययन किया,
और उन्होंने कहा कि हम सबको बाबा साहब का ऋणी होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने जितना गहन अध्ययन किया उसके हिसाब से बाबा साहब ने मुस्लिम धर्म को स्वीकार नहीं किया, उनको बहुत लालच दिया गया, उन्होंने कोई दूसरा धर्म स्वीकार नहीं किया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वो धर्म स्वीकार किया जो भारत का अपना धर्म है। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और बौद्ध धर्म में त्रिशरण, पंचशील, अष्टांगिक मार्ग, मेरे बहुत विद्वान साथी बैठे सबको मालूम है कि त्रिशरण, पंचशील, अष्टांगिक मार्ग क्या है, लेकिन मैं थोड़ा सा ब्रीफ में कह देता हूँ, बता देता हूँ बहुत कम शब्दों में। उन्होंने कहा कि हमें बुद्ध की शरण में जाना चाहिए, ज्ञान की शरण में जाना चाहिए, हमें संघ की शरण में जाना चाहिए, हमें धम्म की शरण में जाना चाहिए। धम्म क्या है? जो प्रकृति के नियम है वो ही धम्म है। हमें प्रकृति के नियम है, उन्हीं का पालन करेंगे तो हमको प्रकृति से जो चीज मिलनी है, शुद्ध वातावरण, शुद्ध चीजें, तो प्रकृति के नियम को पालन करेंगे तो हमें वो सारी चीजें शुद्ध मिलेंगी। ये बाबा साहब ने कहा। इसके अलावा बाबा साहब ने, हम जो अभी स्वच्छ भारत की बात करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट के अंदर आर्टिकल 51 से लेके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट की जो डायरेक्शन है उन्होंने क्लियर कर दिया है। उन्होंने क्या कहा है? 14 साल के बच्चों तक एजुकेशन फ्री होना चाहिए, सबको रोजी रोटी मिलना चाहिए, सबको काम करने का जगह पे अच्छा वातावरण होना चाहिए, सबको स्वास्थ्य अच्छा मिलना चाहिए, हमें फ्लोरा फौना सबसे प्यार करना चाहिए, हमको सबको, जो बाबा साहब ने फाइनेंस कमीशन और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना करी वो बाबा साहब ने करी, और उसमें उन्होंने कहा कि जो फाइनेंस कमीशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव था क्या था? वेल्थ गैप बिटवीन रिच एंड पुअर शुड बी मिनिमाइज्ड, यानी अमीरों गरीबों के बीच में जो पैसे की, जो वेल्थ की जो वो गैप है वो कम होना चाहिए। अभी साथियों, मेरे को कई बार बहुत दुख होता है, हम अपने इंजीनियर कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं, हम रेगुलर अपॉइंट क्यों नहीं करते? 2007 के अंदर जब हमारे जूनियर इंजीनियर अपॉइंट होने शुरू हुए तो आपको ताज्जुब होगा कि हमारे जूनियर इंजीनियर जो कॉन्ट्रैक्चुअल पे रखे जा रहे थे उनकी सैलरी जो बेलदार थे उनसे कम थी। वो फाइल मेरे पास आई, उसमें मैंने ये रिकॉर्ड किया कि जब एक इंजीनियर पढ़ के आया तो उसकी सैलरी बेलदार से कैसे कम हो सकती है। और उस टाइम पे फॉर्चुनेटली मेहरा साहब ने मेरी बात मानी और उनकी सैलरी 8,000 रुपये डायरेक्टली बढ़ा दी, 8 से 18,000 में। अभी हम सब लोग कहते हैं दिल्ली की सेवा करनी चाहिए, अच्छी सेवा करनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन हम अपने सैनिकों को, हम अपने इंजीनियर्स को, उनको हम पूरे फैसिलिटी, उनको जो स्टाफ चाहिए, हमारे जो जेई के पास में जो स्टाफ होना चाहिए वो नहीं है, असिस्टेंट इंजीनियर के पास जो जेई होना चाहिए वो नहीं है, एक्शन के पास जो स्टाफ है वो नहीं है। तो हम सिर्फ और सिर्फ यदि इंजीनियर्स को या हमारे म्युनिसिपल ऑफिसर्स को हम इस तरह की व्यवस्था में रखेंगे, इस तरह की परिस्थितियों में रखेंगे, तो कैसे वो एमसीटी की सेवाएं अच्छी ढंग से करेंगे? तो ये कुछ इशू हैं और मैं इसमें आभार व्यक्त करता हूँ मिश्रा जी का और मेवाती जी का। ये बीच में मेरे पास आते रहते हैं, हमारा मंथन चलता रहता है। तो हमारा जो बेसिक जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि बाबा साहब के विचारों को, उनको जमीनी लेवल पे उतारने की जरूरत है। हमारे एमसीटी में खास तौर से बहुत प्रॉब्लम है, सभी जगह प्रॉब्लम है। क्या हम कहते हैं कि वो जो आदमी है ना वो बहुत अच्छा काम करता है, इस आदमी को काम करना आता ही नहीं, इसलिए जो है इसको काम ही मत दो। फंडामेंटल राइट, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फैटर्निटी और इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। तो ये तो मैं अपने आदमी से, अपने सबऑर्डिनेट से काम नहीं ले पा रहा है, इसका मतलब मेरे अंदर कमी है, उसके अंदर कमी नहीं है।
और एडमिनिस्ट्रेटिवली इट इज द ड्यूटी ऑफ द सुपीरियर ऑफिस to train his subordinate in such a manner to train him to occupy his position, superior position. Equal opportunity, तो मेरा ये मानना है कि हम सबको इस चीज में दिमाग में रखना चाहिए कि जो फंडामेंटल राइट है इक्वलिटी का, हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, हर एक को देनी चाहिए, उसको ट्रेनिंग करना चाहिए, समझाना चाहिए, बताना चाहिए. तो यदि हम अपनी मेन पावर को सिर्फ इसलिए खराब कर रहे हैं कि मेरे को आपने 4 इंजीनियर दे दिए, मैं कह रहा हूँ ये 2 तो निकम मेरी काम मत करो, छोड़ो, तो काम दे दो. तो इससे क्या मतलब हुआ? रिजेंटमेंट हो गई, लोगों में हरासमेंट हो गया, लोगों को डिमोरलाइज हो गए, लोगों को मौका नहीं मिला काम करने के लिए. जो वो इंजीनियरिंग की डिग्री या जो प्रोफेशनल डिग्री करके आया है उसको हमने मौका ही नहीं दिया. इसका मतलब हमने उसका फंडामेंटल राइट को डिप्राइव कर दिया. संविधान ये नहीं कहता, संविधान जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी की बात करता है. तो सिर्फ और सिर्फ यदि हम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल को ठीक से एक बार ध्यान से पढ़ लें, मेरा दावा है हिंदू मुस्लिम के झगड़े खत्म, आपस में गरीब अमीर के झगड़े खत्म, नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट, हर चीज की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट. हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि हमारे जितने विद्वान हुए हैं देश के अंदर, हमारे देश में इतने महान व्यक्ति हुए हैं, दूसरे लोग इसको फॉलो कर रहे हैं. मैं आपको उदाहरण बता देता हूं. जापान ने जो मैनेजमेंट लिया है वो टोटल जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी करते हैं. क्लास 4 से लेके जनरल मैनेजर तक एक ही कैंटीन में खाना खाएंगे, एक ही यूनिफॉर्म पहनेंगे, एक ही तरह से रहेंगे. लेकिन हम कहते हैं ये तो क्लास 4 सफाई छोड़ो ना, ये सफाई कर्मचारी है, हम बात ही नहीं करते. कितने अनफॉर्चुनेट की बात है. वो भी आदमी है, वो भी इंसान है. यदि हम अपने आदमियों को, अपने इंसान को, अपने नागरिक को, अपने भाई को हम रेस्पेक्ट नहीं देंगे तो हम क्या संविधान की लागू करेंगे? हम आपस में प्रेम भावना किस तरह से करेंगे? हम आपस में एक दूसरे के साथ में फ्रेटर्निटी किस तरह से लाएंगे? इक्वलिटी कैसे करेंगे? जस्टिस कैसे करेंगे? लिबर्टी कैसे करेंगे? हम अपनी गर्ल्स के अंदर, हम अपनी लड़कियों के साथ में किस तरह से बर्ताव करते हैं? और बड़ी प्रॉब्लम चली हुई है. दहेज बहुत सारा देते हैं. क्यों देते हैं? कोई आदमी सोचता नहीं. हमने अपनी बहनों को, अपने बेटियों को, अपनी लड़कियों को खुद ही डिमोरलाइज किया हुआ है. हम सब बात करेंगे अच्छी हाँ जी, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे. तो बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए जो भी है, जो अष्टांग मार्ग पंचशील में था, मैं उसका थोड़ा सा वो बहुत जरूरी है कि मैं बिना कारण किसी की जीव हत्या, कोई भी जीव हत्या नहीं करूंगा. बिना कारण कोई जीव हत्या नहीं करूंगा. मैं कोई चुगली नहीं करूंगा, मैं कोई व्याभिचार नहीं करूंगा, मैं किसी तरह का नशा नहीं करूंगा. वैसे पाली भाषा शब्द में मैं बताता, लेकिन मैं थोड़ा सिंपली कर देता हूँ, टाइम बहुत लेने वाला आपको. तो इस तरह का यदि मेरा कैरेक्टर इस तरह का है, मैं कोई व्याभिचार नहीं कर रहा है, मैं किसी का कारण वस्तु नहीं ले रहा है, मैं कोई चोरी नहीं कर रहा है, मैं कोई नशा नहीं कर रहा है, मैं कुछ नहीं करता, मेरे साथ कोई झगड़ा नहीं होगा. तो जब कोई झगड़ा नहीं होगा तो वो उस तरह से वो उसकी जो स्टेज आदमी की वो उड़ती चली जाती है ऊपर को, वो मानवता को अपनी महानता की तरफ बढ़ता है. बाबा साहब को 1945 के अंदर बाबा साहब को बोधिसत्व की उपाधि दी गई. क्यों दी गई? उनका किसी से झगड़ा नहीं था. जो भी लिखते थे एविडेंस के हिसाब से लिखते थे, प्रूफ के बेस पर लिखते थे. उन्होंने लिखा है पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ उन्होंने पूरा कुछ किया. उनकी किताब है पार्टीशन, पाकिस्तान के पार्टीशन के ऊपर. उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, लाखों किताबें उन्होंने पढ़ी लिखी. और उनके पास में 64 सब्जेक्ट ऐसे थे जिसमें उन्होंने पीजी का पोस्ट ग्रेजुएशन और 8-9 थी जो उन्होंने जिसमें पीएचडी कर दी. जैसे लॉ के अंदर था पीएचडी, एमएससी, बीएससी, डीएलएड, बार एट लॉ, ये एलएलबी, बैरिस्टर बार एट लॉ, तो 7-8 उन्होंने पीएचडी किए. लेकिन अफसोस यहाँ सिर्फ इस बात का है कि जो हमें हमारे महान पुरुषों ने, लोगों ने, बाबा साहब ने, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, जिसको हम मानते हैं, लेते कई लोग जाति के चक्कर में अटक जाते हैं. हमारे साहब लोग जाति का हम तो नहीं मानते. कई लोग इसलिए अटक जाते हैं मेरा स्वार्थ रखा हुआ है, मैं इसलिए नहीं मानता.
तुम दूसरे का अधिकार छीन लो ना, देना पड़ेगा तो मैं थोड़ा सा अटकूंगा वहां पर। लेकिन हम कर किसके लिए अल्टीमेटली? कोई भी आदमी कमा किसके लिए रहा है? अपने बच्चों के लिए। और यदि मैं ऐसी चीज इकट्ठी कर लूँ जिससे मैं उनके लिए दुश्मन पैदा कर दूँ, तो मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं है। तो मैं सिर्फ इस शुभ अवसर पर बाबा साहब की जयंती पे आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए, और मैं यही चाहूंगा कि हम बाबा साहब के रास्ते को माने, उन पर दिखाए हुए मार्ग को चलें, और हम आपस में सबसे प्रेम भावना से रहें। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारे हमारे थॉट में आना चाहिए, ये सारा इम्प्लीमेंट आना चाहिए। हमारी टेंशन कम हो जाएगी, हम लोगों के विचार अच्छे हो जाएंगे, भारत देश तरक्की कर जाएगा, हम अमेरिका से भी ऊपर पहुंच जाएंगे। ये चीज हमको करनी ही पड़ेगी, नहीं करेंगे तो फिर ये देश को गुलाम होने से कोई